बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और हम आपके लिए इस दफ़ा वेव्स टेस्ट कोड P4 डिस्कस करने लगे हैं। तो एंटी टेस्ट की सीरीज़ इंशाल्लाह 2022 के अंदर आपको खुशामदीद है। बहुत सारे लेक्चर इंशाल्लाह हम आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे। इसके अंदर फ़िलहाल हम टेस्ट की डिस्कशन कर रहे हैं। जो टेस्ट आपका कंडक्ट हुआ तो उसमें P4 कोड है हमारा। इसमें 60 MCQs आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। आई होप कि इंशाल्लाह आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है जी, व्हेन द साउंड सोर्स इज मूविंग एंड द ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी देन द कॉज ऑफ द अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि व्हेन द साउंड सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी देन द कॉज ऑफ अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज। तो ये बेटे असल में आप देखें तो ये डॉपलर इफेक्ट का केस नंबर 3 है। और आपको पता है कि केस नंबर 3 के अंदर हम देखते हैं कि जो ऑब्जर्वर होता है वो रेस्ट पे होता है और सोर्स जो है वो मूव कर रहा होता है टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो इस रिस्पेक्ट से हम इसके ऊपर ये फार्मूला लगाते हैं। इसके अंदर आपको मैंने सिखाया था कि असल में वेवलेंथ में बदलाव आता है और वेवलेंथ चेंज हो जाती है। हमने पढ़ा हुआ है फ्रिक्वेंसी का फार्मूला V/λ, और आपको मैंने सिखाया था डॉपलर इफेक्ट के अंदर फ्रिक्वेंसी चेंज होती है ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी और ड्यू टू द चेंज इन द वेवलेंथ। तो जो पहले दो इफेक्ट थे, जो पहले दो केसेस थे, उनके अंदर वेलोसिटी में बदलाव आता था, वेलोसिटी में चेंज होती थी, वेलोसिटी चेंज होती थी। और दूसरे जो दो केसेस हैं उसके अंदर वेवलेंथ में चेंज आता है। तो इसीलिए ये दूसरा थर्ड केस जो है इसके अंदर वेवलेंथ डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो फोर्थ केस था उसके अंदर वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती थी, जिसकी वजह से फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती थी। ये डिटेल डिस्कशन हमने क्लास के अंदर की थी। तो इसलिए ये केस नंबर 3 का क्वेश्चन था कि द चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स। इसमें राइट ऑप्शन होगी बीटा ऑप्शन, चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स। कि जब सोर्स मूव करता है टुवर्ड द ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो जो चेंज आता है फ्रिक्वेंसी में वो किस वजह से आता है? चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव्स। तो इसलिए हमने इसको केस 3 ऑफ द डॉपलर इफेक्ट में शामिल किया। तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। आपको पता है कि जब मीडियम में बदलाव आता है, मीडियम चेंज होता है, तो उस वक्त फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर मीडियम सेम रहता है, मिसाल के तौर पे हम वाटर में वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर स्ट्रिंग के अंदर वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसमें मीडियम जो है वो कांस्टेंट है। मीडियम जब कांस्टेंट हो जाता है तो फिर स्पीड ऑफ द वेव कांस्टेंट होती है। तो हमने दो केसेस अलग अलग डिस्कस किए थे। जब मीडियम चेंज हो तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, और इस रिलेशन के मुताबिक V=f λ और V एंड लैम्डा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। ये कब वैलिड होता है? जब मीडियम जो है वो चेंज हो रहा होता है। लेकिन ये जो रिलेशन था कि V=कांस्टेंट और F एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन जो था ये हमने पढ़ा था कि जब मीडियम कांस्टेंट रहता है तो तब वैलिड होता है। तो बहरहाल हम इसकी डिस्कशन कर चुके हैं। तो ये इसलिए हमने ये राइट ऑप्शन इस पे अल्फा लगाई है कि व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। जब भी मीडियम चेंज होगा तो याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी और वेलोसिटी और वेवलेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इंक्रीजेस टू डबल इट्स एनर्जी। तो असल में एम्पलीट्यूड का और एनर्जी का ये रिलेशन है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यानी अगर आप एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करते हैं तो एनर्जी ऑफ द वेव इंक्रीज करती है। अगर आप एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे तो एनर्जी ऑफ द वेव 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमारी ऑप्शन होगी व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इंक्रीज टू डबल इट्स एनर्जी। तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा कि जी बेटा, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में असल में वो एम्पलीट्यूड को डबल करने का बोल रहा है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज इंक्रीजेस टू डबल देन इट्स एनर्जी, इस तरह से स्टेटमेंट बनेगी। थोड़ी सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट थी। तो ये डबल का लफ्ज एनर्जी के लिए नहीं है बल्कि एम्पलीट्यूड के लिए है। इसलिए हम इसको लिखेंगे E=2a²। तो ये डेफिनेटली 4a², 4 टाइम एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी।
जी, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4, साउंड वेव्स आर। तो साउंड वेव्स आर कंप्रेशनल वेव्स। साउंड वेव्स में कंप्रेशनल वेव्स होती हैं जिसके अंदर जो साउंड के मॉलिक्यूल्स हैं कंप्रेशन और रिफ्लेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से साउंड वेव्स जनरेट होती हैं। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो आप देख सकते हैं कि वो सूटेबल नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो हरगिज़ नहीं होती, ट्रांसवर्स वेव भी नहीं होती और मैटर वेव्स भी नहीं होती। मैटर वेव्स का मतलब होता है द वेव्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ द एटम, यानी डी ब्रोगली टाइप वेव, तो ये वो भी नहीं होती। इसलिए हमने एक ही ऑप्शन लगाई है, वो है कंप्रेशनल वेव। नेक्स्ट देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 5 है द वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। सो दोज वेव्स आर कॉल्ड, ऑप्शन ए है मैकेनिकल वेव्स, ऑप्शन बीटा मैटर वेव्स, चार्ली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और डेल्टा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी। ऐसी वेव्स जिनको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, टाइप्स ऑफ वेव्स यूज्ड इन सोनार आर। तो वो साउंड वेव्स हैं, उनको एकॉस्टिकल वेव्स भी बोला जाता है और असल में इनकी नेचर साउंड वेव्स नेचर है और सोनार का नाम ही ये है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इससे क्लियरली समझ आ रही है कि सोनार के अंदर जो वेव्स यूज़ होती हैं वो साउंड वेव्स यूज़ होती हैं। हमारी बुक की स्टेटमेंट भी है जहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट लिखा हुआ है, सोनार का पूरा आर्टिकल मौजूद है, पढ़ लीजिएगा। सो नेक्स्ट देखें नंबर 7, इन वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग द पॉइंट्स वेयर द एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम आर कॉल्ड। वो पॉइंट्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव मैक्सिमम होता है उनको हम एंटीनोड्स का नाम देते हैं। ये हमें पता है कि इस तरह से अगर आप एक स्ट्रिंग को दरमियान से प्लग करते हैं तो इस तरह से वो उसकी वाइब्रेशन होती है, तो ये जो पोर्शन होता है ये एंटीनोड्स कहलाता है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड मौजूद है, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड मौजूद है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम नहीं है, इसकी वैल्यू कम है। तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम सिर्फ एंटीनोड्स पे होता है, तो दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड एंटीनोड्स जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो। हाँ जी, तो बेटे नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 8, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड। तो असल में बेटे हम इसको इस अंदाज से देख रहे हैं कि अगर आप ये फार्मूला यूज करते हैं V=S/T, तो ये है डिस्टेंस कवर्ड और ये है टाइम 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर होगा तो डेफिनेटली वो स्पीड के बराबर आता है, तो इसलिए हमने स्पीड वाली ऑप्शन को टिक किया है। ठीक है, तो वेव स्पीड के बराबर हो सकता है क्योंकि हम इसको डायमेंशनली देख रहे हैं कि ये किस तरह से इक्वेशन बैलेंस होनी थी। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो डायमेंशन को बैलेंस नहीं करेंगे कि जब आप s को t से डिवाइड करेंगे या डिस्टेंस ओवर टाइम करेंगे तो आंसर हमेशा स्पीड का आएगा। ठीक हो गया। वैसे भी अगर आप देखें तो V=F लैम्डा फार्मूले से भी हम इसको देख सकते थे कि जो F है वो बराबर होता है किसके, टाइम के। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है, ये अगर आप टाइम 1 सेकंड कर देते हैं तो यहाँ पे भी ये जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव है उसको हम वेवलेंथ से शो करते हैं और टाइम को हम कैपिटल T से। तो ये यहाँ पर भी V के बराबर है जो कि स्पीड ऑफ द वेव का फार्मूला है जी। हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है जी, हाफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू, हाफ लेंथ वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्ड जो एंगल आता है वो 180 डिग्री आता है। तो ये क्वेश्चन 9 में हम ये फार्मूला भी लगा सकते थे, φ=2πx/λ। ठीक है, तो चूंकि उसने बोला कि हाफ वेवलेंथ के कॉरेस्पॉन्ड फेज डिफरेंस बताएं, तो हाफ वेवलेंथ का मतलब है कि x की वैल्यू आप λ/2 कर देंगे। ये देखिए ये λ/2 हो जाएगा, ये लैम्डा इस लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाई बराबर आ जाएगा फाई के, यानी 180 डिग्री। तो इसलिए हमने ये वाली ऑप्शन राइट की है, कौन सी, हाफ वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्ड्स टू 180 डिग्री फेज डिफरेंस जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 है जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द साउंड ट्रेवल्स इन एयर अंडर कंडीशंस ऑफ आइसोथर्मल। आपको पता है बुक की स्टेटमेंट है कि न्यूटन्स ने आइसोथर्मल कंडीशन को फॉलो करते हुए स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला डिराइव किया था, जो कि अनलकीली तो उसमें मिस्टेक थी कि क्योंकि साउंड वेव्स आइसोथर्मली नहीं बल्कि एडियाबैटिकली मूव करती थी, लिहाजा वो आइडिया खराब हो गया।
तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इज। तो यहाँ पे देखें बेटे ये ऑप्शन गलत लगी हुई है, क्योंकि न्यूटन फार्मूले के मुताबिक जो स्पीड ऑफ साउंड निकलती थी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वो आपको पता है कि वो 280 मीटर पर सेकेंड थी। फिर से बोल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर राइट ऑप्शन थी डेल्टा, ना कि अल्फा, तो वो गलती से लगी हुई है। ये लैपलेस की अगर बात करता कि लैपलेस फार्मूले के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी, तो फिर वो 332 मीटर पर सेकेंड ठीक थी। नेक्स्ट देखें बेटे क्वेश्चन नंबर 12 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ साउंड डेफिनेटली वैक्यूम में साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती, तो हम 0 मीटर पर सेकेंड को राइट क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास सही ऑप्शन आ जाएगी जी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चंस। So look at the next statement, next question, question number 13 है, which of the following statement is correct? So if you read out the rest of the statement, alpha, beta and Charlie, you will see that something is wrong in all of these statements. So delta option will be right. Sound waves in air are longitudinal while light transverse. तो sound waves जो होती हैं वो longitudinal nature की होती हैं और जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर की है। अल्फा ऑप्शन आप देखते तो लिखा था बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, गलत है। बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स आर वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स, ये भी गलत है। साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसफर व्हाइल लाइट आर लॉन्गिट्यूडनल, ये भी गलत था। तो फिर ओनली डेल्टा ऑप्शन ठीक थी। तो ये जनरल डिस्कशन थी, इसलिए हम इसकी डेप्थ में नहीं जा रहे। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14 है कि ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। The following property of a wave, the one that is independent of the other is its, कौन सी प्रॉपर्टी है? तो देखें क्वेश्चन इस तरह से था कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनमें से कौन सी जो एक प्रॉपर्टी है वो दूसरी क्वांटिटीज के डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको पता है कि हम v इक्वल टू एफ लेमडा के रिलेशन के अंदर तीन क्वांटिटीज को आपस में कोरिलेट करते हैं, स्पीड ऑफ द वेव को, फ्रिक्वेंसी को और वेवलेंथ को। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जो है वो शामिल नहीं है। एम्पलीट्यूड का रिलेशन जो है वो स्पीड के साथ या फिर वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के साथ नहीं बल्कि एनर्जी के साथ था। वो हम अभी भी देख चुके हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है किसी भी वेव का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के। स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, या एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसलिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है वो एक डिफरेंट ऑप्शन है बाकी ऑप्शन से जी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 15 देखें, a heavy rope is suspended from a rigid support on both ends. A wave pulse is set up at the center of the rope. Then, यानी एक हमारे पास हैवी रोप है, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है दोनों साइडों से, तो एक वेव पल्स उसके अंदर जनरेट होती है। तो देन द पल्स विल ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो डेफिनेटली बेटे यहाँ पे मीडियम कांस्टेंट है ना, यानी हमने जो पल्स जनरेट की है वो एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस की है, उसका मीडियम तो चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब जब मीडियम चेंज ना हो तो फिर स्पीड ऑफ द वेव जो है वो कांस्टेंट रहती है। अगर मीडियम चेंज हो जाए तो फिर फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। ये क्वेश्चन 1 भी यही था। बहरहाल नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर वेव मोशन। वेव मोशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? चार्ली ऑप्शन ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली। तो मैकेनिकल सॉलिड्स वेव्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में से पास कर सकती हैं। तो डेफिनेटली मैकेनिकल वेव्स जो है उनको मीडियम की जरूरत होगी, लेकिन बाकी ऑप्शन देख लें कि मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम। तो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो तमाम मीडियम के अंदर मूव कर सकती हैं। तो इसमें देखें ज़रा, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम, तो इसमें डेफिनेटली असल में बेटे जैसे मैंने क्वेश्चन की फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना, मैकेनिकल ट्रांसफर वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम्स। तो मैकेनिकल ट्रांसफर वेव्स कैन ओनली प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। मैकेनिकल ट्रांसफर वेव्स कुड नॉट बी क्रिएटेड विद इन द गैसेस और द एयर मीडियम। इसलिए ऑप्शन अल्फा को हमने रिजेक्ट किया था कि मैकेनिकल वेव्स का ट्रांसफर वेव का जो प्रोपोगेशन हो सकती है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में होती है। जहाँ जब भी आप देखेंगे कि एयर के अंदर या फिर गैसेस के अंदर कभी भी ट्रांसवर्स वेव जनरेट नहीं हो सकती। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स ओनली। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो सॉलिड लिक्विड गैसेस तमाम में से मूव कर सकती हैं। सॉलिड्स ओनली ऑप्शन गलत है।
डेल्टा ऑप्शन देखते हैं अगर आप, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, ये तो बिल्कुल गलत है कि वैक्यूम में से तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पास ही नहीं कर सकती। अलबत्ता ट्रांसवर्स वेव, खास तौर पे लाइट वेव की बात हो रही है यहाँ पे, वो पास कर सकती हैं, तो इसलिए बाकी ऑप्शन को रिजेक्ट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 17 है, द अपेरेंट चेंज इन पिच ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन is called. So the apparent change in the pitch of sound due to relative motion is called Doppler effect. जो apparent change आता है pitch of the sound में यानी frequency के अंदर relative motion की वजह से आता है, observer और source की relative motion की वजह से, तो उसको हम Doppler effect का नाम देते हैं। ये एक book statement थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, if a stretched string vibrates in 3 loops, then relation between its length and wavelength of स्टेशनरी वेव इज। तो हमें उसने बोला है कि इफ स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स, अगर स्ट्रेच स्ट्रिंग जो है वो 3 लूप्स के अंदर वाइब्रेट कर रही है, देन रिलेशन बिटवीन इट्स लेंथ एंड वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव। तो बेटे हमारे पास जनरल फार्मूला मौजूद है कि हमें पता है कि L बराबर होता है किसके, n लैम्डा बाय 2 के। किस केस में, स्टेशनरी वेव के केस में हम इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। और n यहाँ पे क्या है, उसने बोला कि 3 लूप बन रहे हैं, ये देखें 3 लूप्स बन रहे हैं, स्ट्रेच स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स, तो इसमें n की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो यहाँ पे हम 3 लैम्डा बाय 2 पुट करेंगे तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा बाय 2 के बराबर, तो इसलिए इसमें अल्फा ऑप्शन राइट था। तो ये क्वेश्चन था 18, ये क्वेश्चन 18 के अंदर हमने अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट किया जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 देखें, द वेव्स यूज्ड इन रेडार स्पीड ट्रैप आर, वो माइक्रोवेव्स होती हैं। हमारी बुक की स्टेटमेंट है, डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन के अंदर रेडार का पूरा लिखा हुआ है। तो असल में रेडिएशन एंड रेंजिंग मतलब होता है, रेडार एक्रोनिम है किस चीज़ का, रेडिएशन एंड रेंजिंग। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं, लेकिन उसका कौन सा बैंड यूज़ होता है, कौन सा स्पेक्ट्रम, कौन सी टाइप यूज़ होती है, माइक्रोवेव्स। उसमें रेडियो वेव्स भी यूज़ की जाती हैं बाज़ दफ़ा, लेकिन माइक्रोवेव्स जो हैं वो प्रेफरेबली यूज़ की जाती हैं। उसकी वजह ये है कि माइक्रोवेव्स जो है उनकी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है जी। उनकी सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन ए वेव ट्रेवलिंग, वैसे भी हमने जो भी ऑप्शन होती है ये याद रखिएगा, हमने बुक के अकॉर्डिंग चलना होता है, और रेडार के अंदर माइक्रोवेव जो है वो यूज़ की जाती है। ये नहीं पूछा जा रहा कि कौन सी की जा सकती हैं, तो इसलिए हम माइक्रोवेव्स को प्रेफर कर रहे हैं, माइक्रोवेव लिखा हुआ है हमारी बुक में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 20, व्हेन ए वेव ट्रेवलिंग थ्रू ए रेयर मीडियम स्ट्राइक्स द बाउंड्री ऑफ ए डेंसर मीडियम, इट रिफ्लेक्ट्स बैक विद ए फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। अगर आप इसके सारे ऑप्शंस को बेटे पढ़ रहे हैं तो नो फेज चेंज लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है ए फेज चेंज ऑफ 120 डिग्री, फिर लिखा हुआ है फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री। तो हमें पता है कि जब भी कोई वेव रिफ्लेक्ट होती है और रेयर मीडियम में मूव कर रही होती है और वो इस तरह से डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो उसका जो क्रेस्ट होता है वो वापस ट्रफ के अंदर बदल जाता है, तो इस तरह से वो वापस आती है। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन क्या लगाएंगे कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर, जब क्रेस्ट ट्रफ में चेंज हो तो 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। ये भी हमारी बुक की स्टेटमेंट थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखें जी, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 21, अ क्लोज्ड पाइप इज एक्साइटेड टू सपोर्ट द थर्ड ओवरटोन। ये जो वर्ड थर्ड ओवरटोन का यूज किया गया है इसको जरा गौर करना था हमने। तो उसने हार्मोनिक्स नहीं बोला बल्कि ओवरटोन बोला है। सो इट इज फाउंड दैट एयर इन द पाइप हैज, ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। तो उसके अंदर जो अपना हार्मोनिक्स बनेंगे, इट इज फाउंड दैट एयर इन द पाइप हैज, ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए है 3 नोड्स एंड 3 एंटी नोड्स। तो जब थर्ड ओवरटोन बन जाएगा तो डेफिनेटली आपको मैंने बताया था कि हमारे पास ओवरटोन के लिए हम एक आर्डर हमेशा कम कर देते हैं, यानी एन वी ओवर लैम्डा फार्मूला है। आम फार्मूला हार्मोनिक्स के लिए n इक्वल टू एन वी ओवर लैम्डा होगा। n की वैल्यू अगर 4 है तो 4 हार्मोनिक्स होंगे, लेकिन अगर आप ओवरटोन की बात करेंगे तो एक आर्डर हमेशा लेस होगा। जब 3 ओवरटोन्स उसके अंदर बन रहे होंगे तो इसका मतलब उसके अंदर 4 हार्मोनिक्स होंगे। इसका मतलब n की वैल्यू हम 4 रखेंगे, तो अगर आप n की वैल्यू 4 रखेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर
जो राइट ऑप्शन आएगी तो वो आएगी 4 नोड्स और 4 एंटी नोड्स की। 4 नोड्स और 4 एंटी नोड्स बनेंगे तो तभी उसके अंदर 4 नोड्स और 4 एंटी नोड्स बनेंगे तो तभी उसके अंदर 3 ओवरटोन्स होंगे, ठीक है, और तभी उसके अंदर 4 हार्मोनिक्स होंगे। 4 नोड्स और 4 एंटी नोड्स से ही 4 हार्मोनिक्स बनते हैं। तो इसलिए हमारी डेल्टा ऑप्शन ठीक थी। अगर वो हार्मोनिक्स पूछता तो हमने फिर ये जो क्योंकि उसने थर्ड हार्मोनिक पूछता तो फिर 3 नोड्स और 3 एंटी नोड्स वाली अल्फा ऑप्शन ठीक थी। तो क्वेश्चन 22 देखें, इफ 20 वेव्स पास थ्रू द मीडियम इन 1 सेकेंड। तो ये असल में हमें क्या दिया हुआ है, 20 वेव्स पास थ्रू द मीडियम इन 1 सेकेंड, ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 आ गई जी। नेक्स्ट देखें, विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड देन वेवलेंथ इज। तो हमारे से उसने वेवलेंथ पूछी है और ऑप्शन हमारे पास उसने ये दिए हुए हैं। तो डेफिनेटली हम वेवलेंथ का फार्मूला यूज करेंगे, लैम्डा इक्वल टू v/f। तो हमारे पास जो स्पीड है वो 20 है और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 20 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ 1 मीटर के बराबर आ जाएगी। तो ये वेवलेंथ आ जाएगी 1 मीटर के बराबर, ठीक है। तो इसलिए डेल्टा ऑप्शन इसमें ट्रू होगी। तो ये क्वेश्चन था 22। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23। द रेडशिफ्ट मेजर्स the redshift measurements of Doppler effect of galaxies indicate that the universe is। redshift कब आता है डॉपलर इफेक्ट में? redshift तब आता है जब दो सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से अवे मूव कर रहे होते हैं। तो इसलिए उसने बोला है कि द redshift measurements of Doppler effect of galaxies, गैलेक्सीज में अगर redshift मिल रहा है हमें तो उसका क्या मतलब होगा? तो उसका वाज़ेह मतलब है कि सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से अवे मूव कर रहे हैं, यानी अर्थ से हमारी कोई भी जो प्लैनेट है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो हमसे दूर जा रहा है। तो इसका मतलब यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग वाली ऑप्शन ठीक होगी। इंडिकेट्स दैट द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 24। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो डेफिनेटली जो एक्यूरेट वैल्यू है वही हम बताएंगे जब वो न्यूटन्स का या लैपलास का जिक्र नहीं करता कि वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस बाय द न्यूटन फार्मूला और बाय द लैपलास फार्मूला। तो डेफिनेटली जो हमारे पास ट्रू ऑप्शन है हम उसी को क्लिक करते हैं हमेशा। तो 332 मीटर पर सेकंड वैल्यू है एट द स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्वेश्चन 25 देखें, द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकंड। ओके, द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 10 डिग्री सेल्सियस विल बी। तो 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो किसके बराबर होगी? तो डेफिनेटली हमारे पास फार्मूला मौजूद है। वो फार्मूला है जी Vt इज इक्वल टू V0 प्लस 0.61 t। तो ये डिग्री सेल्सियस के अंदर इसमें टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। तो हमें उसने वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस 332 की वैल्यू दी हुई है, या जाएगा 0.61 और टेम्परेचर उसने 10 दिया हुआ था। तो ये देखें वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, 332 प्लस 6.1 हो जाएगा जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 332 और 6 338.81 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन आ जाएगी। तो ये इसलिए हमने बीटा ऑप्शन इसमें सिलेक्ट किया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 26 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बीटा इन एक्सप्रेशन Vt इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा टी। इसके अंदर कह रहा है कि बीटा जो है वो किसके बराबर होता है। तो हमारी बुक की डेरिवेशन है जहाँ पे हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का, तो उसके अंदर ये फार्मूला मेंशन है, ठीक है। तो इसके अंदर जो बीटा है वो 1/273 है। तो इसमें सॉरी मैंने शायद वेलोसिटी का लफ्ज़ बोल दिया होगा, ये वेलोसिटी नहीं, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन का फार्मूला है। इट इज़ द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस। तो Vt इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस बीटा टी। तो बीटा यहाँ पे 1/273 है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं इसको जी। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 26। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 27 है द लैपलेस एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट रिलेशंस हमारे पास दिए गए हैं अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा में। तो राइट ऑप्शन आपको पता है कि लैपलेस का जो फार्मूला था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर का वो था V इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ गैमा P ओवर रो। अगर न्यूटन का फार्मूला पूछता तो वो P ओवर रो था, अंडर रूट P ओवर रो। तो गैमा जो है वो साथ प्रेशर के मल्टीप्लाई हो जाए तो वही फार्मूला लैपलेस का बन जाता है। इसमें चार्ली ऑप्शन थी। क्वेश्चन 28 देखें, द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड्स इन गैसेस ड्यू टू देयर हाई, ऑप्शन ए डेंसिटी, फिर बीटा प्रेशर,
चार्ली टेम्परेचर और डेल्टा है इलास्टिसिटी। तो एक्चुअली इलास्टिसिटी की वजह से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है। जो जनरल फार्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड का आप बेटे पढ़ते हैं वो फार्मूला होता है v इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ e ओवर रो। ये e जो है ये इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम कहलाती है। तो जो सॉलिड के अंदर जब आप मूव करते हैं गैसेस से सॉलिड में, तो होता ये है कि ऑलमोस्ट जो इलास्टिसिटी की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है किसके मुकाबले में, डेंसिटी की। डेंसिटी भी डेफिनेटली सॉलिड की ज़्यादा होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि 25 टाइम्स इलास्टिसिटी बढ़ती है। कब? जब आप गैसेस से सॉलिड में मूव करते हैं, और जस्ट 5 टाइम जो है वो डेंसिटी इंक्रीज करती है। तो अगर आप इसके कैंसिल कर दें तो ओवरऑल हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि स्टिल वी फाउंड दैट 5 टाइम द इलास्टिसिटी इज मोर देन दैट द वैल्यू ऑफ द, ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू थी, इससे भी ज़्यादा आप वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। कि इसलिए फिर हम कहेंगे, यानी ओवरऑल तो दोनों बढ़ते हैं ना। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर इलास्टिसिटी तो बढ़ती है सॉलिड के अंदर, लेकिन साथ तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो हमारा आंसर होगा कि इलास्टिसिटी will increase its value much greater than the density of the medium. So that's why overall ratio of elasticity to the density will be much higher as compared to the gases. इसीलिए हमने elasticity को चूज करना है। वैसे याद रखिएगा कि गैसेस से जब आप सॉलिड में मूव करते हैं तो डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हम क्या करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड किस वजह से इंक्रीज करती है, वो डेंसिटी के इंक्रीज करने से नहीं बल्कि इलास्टिसिटी के इंक्रीज करने से। जी नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 29। द इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर इज, यानी अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसके बदले में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज करती है। तो अभी भी मैंने रिलेशन लिखा था वी टी इक्वल टू वी नॉट 1 इंटू 0.61 टी। तो अगर आप टी की वैल्यू 1 लगा दें तो इसका मतलब 0.61 टाइम वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज होगा तो 0.61 टाइम, 2 डिग्री होगा तो 0.61 इंटू 2 आ जाएगा। इस तरह से वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये ऑप्शन थी इसमें। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। Question number 30. The speed of sound in air does not depend upon. Speed of sound air पे depend, speed of sound in air does not depend. कौन सा पैरामीटर जिस पे speed of sound depend नहीं करती। तो हमारे पास बुक में जो रिलेशन मौजूद है वो है टेम्परेचर का रिलेशन मौजूद है, डेंसिटी का रिलेशन मौजूद है, मीडियम का रिलेशन मौजूद तो नहीं, लेकिन हमें पता है कि मीडियम पे स्पीड डिपेंड करती है। मीडियम चेंज होने से सॉलिड चेंज, मीडियम एयर की बजाय अगर आप लिक्विड कर दें तो स्पीड बढ़ जाती है, लिक्विड की बजाय सॉलिड कर दें और बढ़ जाती है। तो प्रेशर जो है ना वो ऐसा एक पैरामीटर था, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे पास रिलेशन में प्रेशर भी मौजूद है, यानी गैमा पी ओवर रो। तो प्रेशर के ऊपर भी स्पीड डिपेंड करनी चाहिए, लेकिन होता ये है कि किसी भी गैस का जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर आपने 2 टाइम उसका प्रेशर इंक्रीज किया है तो 2 टाइम डेंसिटी इंक्रीज कर देती है। यानी जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं इट मीन यू आर कंप्रेसिंग द गैस और यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। दोनों केसेस के अंदर क्या होगा कि डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। अगर दोनों केसेस में फिर जितना प्रेशर इंक्रीज करेगा उतनी ही डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो रेशियो पी ओवर रो की कांस्टेंट रहेगी, इसलिए स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक फेमस क्वेश्चन था, हमारी बुक के अंदर भी इसका शॉर्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है। जी नेक्स्ट देखते हैं नंबर 31। कहता है प्रोग्रेसिव वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज आर सुपर imposed to produce a system of stationary waves in which adjacent nodes are 1.5 meter apart. What is the speed of the progressive waves? तो असल में देखा जाए हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि प्रोग्रेसिव वेव्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमें स्पीड पूछी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है और स्पीड पूछी हुई है तो हमने डेफिनेटली v इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन हमें लैम्डा जो है वो डायरेक्टली नहीं गिवन, बल्कि उसने बोला है इन विच एडजेसेंट नोड्स आर 1.5 मीटर अपार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाय 2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 1.5 है ये है लैम्डा बाय 2 के बराबर, क्योंकि इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव एडजेसेंट नोड्स। तो यहाँ पे 2 को आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 1.5 इज इक्वल टू लैम्डा, तो ये 3 मीटर के बराबर आ जाएगा लैम्डा। अब आपने अगर स्पीड ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव निकालनी है कोई इशू नहीं है, v इक्वल टू एफ लैम्डा फार्मूला यूज कर ले।
v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमारे पास फ्रिक्वेंसी 300 पहले दी हुई थी और वेवलेंथ हमने निकाल ली है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 900 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगी, इसलिए डेल्टा ऑप्शन ट्रू हो जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 है जी, द साउंड फ्रॉम ए लाउड स्पीकर प्लेस्ड अबव ए ट्यूब causes resonance of air in tube. A stationary wave is formed with two antinodes and two nodes as shown in the figure. The speed of sound in air is 330 meter per second. What is the frequency of sound? तो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, लेकिन सारा क्वेश्चन जो है हमारी फिगर से खुद ब खुद ही समझ आ रहा है कि ये लाउड स्पीकर है, ये इसके अंदर साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है और ये पैटर्न ऑफ द साउंड वेव्स हमें नज़र आ रहा है। ये क्या है? ये एक स्टेशनरी वेव्स का पैटर्न है। ये शायद आपको स्क्रीन में रेजोल्यूशन की कमी की वजह से ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन ये 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस दिखा हुआ है बेटे। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ओपन एंड से क्लोज एंड तक का ये जो डिस्टेंस है पूरा एरो के साथ शो किया हुआ है, ये 60 सेंटीमीटर है। तो हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है, अगर ये डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ हार्मोनिक्स बन रहे हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये लैम्डा बाय 4 होगा, नोड से एंटी नोड तक, फिर एंटी नोड से नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4 होगा, फिर नोड से एंटी नोड तक का डिस्टेंस लैम्डा बाय 4। इसका मतलब ये जो 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस बन रहा है ये असल में 3 लैम्डा बाय 4 के बराबर आ रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें क्लियर हो जाती है। तो हम इसको 0.6 लेंगे, अगर आप मीटर में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3 लैम्डा ओवर 4 इज इक्वल टू 0.6। तो ये हमारे पास आ जाएगी यहाँ से वेवलेंथ। वेवलेंथ किसके बराबर आ जाएगी? वो आ जाएगी 4 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो इस तरह से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 2.4 आ जाएगा, 2.4 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 0.8। 3 8 24 होता है ना जी। उसके बाद उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगा लेते हैं। फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? फ्रीक्वेंसी बराबर होगी एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा के। तो वी की वैल्यू उसने दी हुई है, वी उसने खुद से दिया हुआ है 330, ठीक है। तो 330 वैल्यू यूज करते हैं, ये आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। जरा कैलकुलेशन आसान हो जाती है, 10 रेज़ टू पावर -1 को ऊपर ले जाइएगा और 330 को डिवाइड कर दीजिएगा 8 से, तो हमारे पास 41.2 इंटू 10 आ जाएगा। ये 10 पावर -2 पर जाके प्लस 10 हो जाएगा, तो एफ बराबर आ जाएगा 41.2 यानी 412 हर्ट्ज के बराबर। तो ये 412 हर्ट्ज आ रहा है, यानी अप्रोचेस टू यानी नियरली अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 413 हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन आ जाएगी अल्फा ऑप्शन, ठीक है, आ जाएगी 413 हर्ट्ज। जी डेफिनेटली ये ऑप्शन दी हुई है, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में कह रहा है जी, स्टेशनरी वेव इज सेट इन मेजरिंग सिलेंडर बाय ब्लोइंग अक्रॉस इट एज शोन इन द फिगर, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी एक लड़का है, वो एक मेजरिंग सिलेंडर के अंदर इस तरह से फूंक मारकर यानी ब्लो करके इसके अंदर स्टेशनरी वेव सेट कर रहा है। तो उसमें से हमने बोला कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो बीटा वाली ऑप्शन अगर देखें, द स्टेशनरी वेव्स इन सिलेंडर इज काज्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमें पता है कि इट इज द बेसिक डेफिनेशन टू क्रिएट और टू प्रोड्यूस द स्टेशनरी वेव्स इन एनी ऑफ द मीडियम, that whenever the two same waves are moving in the opposite direction and they superimpose, and due to their superposition the stationary waves are generated. So इसलिए बीटा ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन 34 देखिए, stationary waves are so called because in them there occurs no flow of energy along the waves. Definitely जो stationary waves हैं इनकी एनर्जी ऑसिलेट रहती है between node and antinode, एनर्जी आगे फ्लो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनका नाम पड़ गया हुआ है stationary wave, ठीक है। बाकी आप देखेंगे कि तो बाकी ऑप्शन जो है इसके अंदर मैच नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एन एम्प्टी वेसल इज पार्शियली फिल्ड विद वाटर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन द वेसल डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, डिपेंड्स अपॉन द प्योरिटी ऑफ वाटर, रिमेन सेम। असल में क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना होगा कि एम्प्टी वेसल उसको हमने पानी से भर दिया, तो हम अब दोनों कंडीशंस का कंपैरिजन करेंगे। किसका? यानी एक दफ़ा हमने वेसल जो है लिया हुआ था वो
खाली था, ठीक है, ये खाली वेसल है, और फिर हमने इसी वेसल में थोड़ा सा पानी डाल दिया, ये यहाँ तक पानी भर गया इसमें। तो अब इसकी डेफिनेटली जो एयर कॉलम की लेंथ थी वो डिक्रीज कर गई। तो हमें पता है कि जो फ्रिक्वेंसी है वो होती है NV/4L के बराबर, एयर कॉलम विच इज क्लोज फ्रॉम वन एंड। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम होती है। तो अगर पानी आप डालेंगे ना तो उसकी लेंथ डिक्रीज करेगी, लेंथ के डिक्रीज करने से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर जाएगी। ये ऑप्शन इसलिए बीटा लगाई गई थी, ठीक है जी। हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 36 देखते हैं। व्हेन अ लिसनर इज मूविंग विद वेलोसिटी u0 टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी f, the speed of the sound in air is v, then change in frequency of the sound is given by। तो डेफिनेटली ये सेकंड केस बन रहा है। सेकंड केस के अंदर आपको पता है कि जो सोर्स होता है वो रेस्ट पे होता है और जो लिसनर होता है वो मूव करता है वेलोसिटी u0 के साथ टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। तो इसलिए हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे डेल्टा वाली v प्लस u0/v, जिसमें पता चल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई है और वेलोसिटी v प्लस u0/v के बराबर आ रही है। तो डेल्टा ऑप्शन ठीक होगी। आप डॉपलर इफेक्ट के चारों फार्मूले सामने रखें तो सेकंड केस वाला फार्मूला इस पर अप्लाई होगा, क्योंकि जो लिसनर है वो मूव कर रहा है टुवर्ड द स्टेशनरी सोर्स। ठीक हो गया जी। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 37। कहते हैं द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय 0.5 मीटर इन ए वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज इज 0.5 पाई। यानी ये देखिए, हमें दो पॉइंट्स के दरमियान में ये 0.8 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है और ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है और इसका फेज डिफरेंस दिया हुआ है। डेफिनेटली इस सारी मालूमात से, इस सारी इंफॉर्मेशन से हम लैम्डा निकाल सकते हैं। ये फ्रिक्वेंसी दी हुई है और हमसे उसने पूछा क्या है कि देन द वेव वेलोसिटी इज। तो हमारे लिए डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन था कि हम फार्मूला यूज़ करते v=f लैम्डा, ठीक है। तो हम अगर इस फार्मूले को, ये क्वेश्चन 37 की बात कर रहे हैं ना, क्वेश्चन 37 में हम v=f लैम्डा रिलेशन यूज़ करते हैं। हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन थी लेकिन वेवलेंथ गिवन नहीं थी। तो वेवलेंथ की कैलकुलेशन के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे φ=2πx/λ। तो इसमें लैम्डा किसके बराबर आ जाएगा? लैम्डा बराबर आ जाएगा 2πx/φ के। तो अब बेटे देखिए, ये आ जाएगा 2 × पाई। x की वैल्यू उसने दी हुई है 0.8 के बराबर है। ये देखिए, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.8 मीटर है, तो ये असल में x होता है। ये आ जाएगा 0.8 ओवर हमारे पास फाई ये फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस की वैल्यू उसने दी हुई है 0.5 पाई, यानी π/2। तो ये मैं फाई की जगह पे π/2 लगा दूंगा, ये π/2 आ जाएगा। ये फाई, इस फाई से आप कैंसिल कर दें, 2 को ऊपर ले जाएं, 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 × 0.8। तो लैम्डा देखें किसके बराबर आ गया? 3.2 मीटर के। तो लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं हम v=f लैम्डा फार्मूले में। तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा v=f लैम्डा एंड f इज गिवन। f की वैल्यू हमें दी हुई है 120, ये आ जाएगा 120 × 3.2, और इस तरह से हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव बराबर आ जाएगी 384 मीटर पर सेकेंड। तो लुक एट द ऑप्शन, यस चार्ली ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 384 मीटर पर सेकेंड हमें गिवन किया ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देयर आर टू ओपन ऑर्गन पाइप्स ऑफ एग्जैक्टली द सेम लेंथ सेम है, एंड मटेरियल भी सेम है, बट डिफरेंट रेडियाई, लेकिन उनके डायमीटर या रेडियाई डिफरेंट है, यानी एरिया डिफरेंट है। सो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ देयर फंडामेंटल नोड्स विल बी। ये ऑप्शन लिखी हुई है वाइडर पाइप हैज़ लोअर फ्रीक्वेंसी, ये ऑप्शन गलत होगी। हम डेल्टा वाली ऑप्शन लगाएंगे, नन ऑफ द अबव, ठीक है, या सॉरी चार्ली ऑप्शन लगाएंगे, वेरी सॉरी, चार्ली ऑप्शन लगाएंगे। बोथ पाइप्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। उसकी रीज़न क्या है कि ये ऑप्शन हमने क्यों सिलेक्ट किया है, बोथ हैव द सेम फ्रीक्वेंसी? उसकी रीज़न ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला हमारे पास क्लियर है, ठीक है। वो बराबर होता है NV/2L के या फिर 4L के, यानी फ्रीक्वेंसी स्पीड और लेंथ ऑफ द कॉलम पे डिपेंड कर रही है, ना कि उसके डायमीटर पे। इसलिए दोनों के अंदर सेम स्पीड होगी, ठीक है। सो बोथ पाइप हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि उसकी लेंथ भी सेम है, बाकी मटेरियल भी सेम है, तो ये वाली ऑप्शन ठीक होगी।
नेक्स्ट देखते हैं, ये गलत ऑप्शन लगी हुई थी, अल्फा वाली गलती से लगी है। नंबर 39 देखें, कहता है ये रेजोनेटिंग कॉलम हैज ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एज 100 हर्ट्ज, 300 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, देन इट मे बी। हाँ जी, हमें डिफरेंट फ्रिक्वेंसी दी हुई है 100, 300 एंड 500 हर्ट्ज, और पूछा गया कि ये क्या हो सकता है, इसमें ऑप्शन में से बताएं। तो डेफिनेटली ये एक ऐसा आर्डर है जिसमें एक पाइप एक एंड से क्लोज और एक एंड से ओपन होता है, जिसमें 100 के बाद 200 नहीं आता, 300 आता है, यानी 1:3:5 वाली रेशो आती है। तो 5 क्लोज एट वन एंड वाली ऑप्शन ठीक आ जाएगी, क्योंकि आर्डर ऑड आर्डर का फ्रिक्वेंसी पैटर्न जनरेट हो रहा है, इसलिए हमने चार्ली ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। नंबर 40 देखें, इफ़ ए वेव ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 130 मीटर पर सेकेंड एंड हैज़ ए वेवलेंथ ऑफ 5 मीटर, देन फाइंड आउट दी फ्रिक्वेंसी। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 40 में हमें जस्ट फ्रिक्वेंसी निकालनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर जी बेटे, क्वेश्चन 40 हम देख रहे थे, तो हम कह रहे थे कि इसमें जस्ट आपको f इक्वल टू वी ओवर लैम्डा फार्मूला यूज़ करना है, और जो v की वैल्यू है वो हमें गिवन है, वो 130 है, ये आ जाएगा 130, और वेवलेंथ की वैल्यू 5 है। इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 26, 5 टू द 10 आ गया, फिर हम उसको करी कर लेंगे, 3 को आ गया, 5 6 30, तो 26 हर्ट्ज ऑप्शन आ जाएगी जी। तो क्वेश्चन 40 के अंदर 26 ऑप्शन मौजूद है, यानी डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। तो क्वेश्चन 40 का ऑप्शन आ गया डेल्टा जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 41 जी। उसके अंदर देखें, कहता है रेडार इज ए डिवाइस विच ट्रांसमिट्स एंड रिसीव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं रेडार के अंदर, एक ना तो एक्सरेज यूज़ हो सकती हैं, ना साउंड वेव्स यूज़ होती हैं, ना हीट वेव्स, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। वैसे तो हीट वेव्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, लेकिन हीट वेव्स यूज़ नहीं ना होती, तो फिर हम इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑप्शन देंगे, क्योंकि वो माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं और उनकी टाइप्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो नेक्स्ट देखें 42, एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ L हैज़ वन एंड क्लोज बट द अदर एंड ओपन, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द फंडामेंटल नोट इमिटेड। तो डेफिनेटली ये तो क्वेश्चन सिंपल है बिल्कुल, हमें अगर फार्मूला पता है उसका, तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे कि लैम्डा n बराबर होता था, ठीक है, इसको हमने 4L ओवर n के बराबर ड्राइव किया था, और n की वैल्यू यहाँ पे 1 ले ली जाए, क्योंकि फंडामेंटल नोट पूछा है, तो वेवलेंथ 4L के बराबर आ जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारी आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 4L जी। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन 42। तो क्वेश्चन 42 में ऑप्शन आ जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू 4L, ये बीटा ऑप्शन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 43 जी। क्वेश्चन 43 में देखें, तो हमसे वो पूछ रहा है कि एक एंड से पाइप क्लोज है और एक एंड से पाइप ओपन है, क्वेश्चन 43 में। तो विच वन इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसीज, उनकी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के लिए कौन सा ऑप्शन ठीक है ऑफ द ओपन एंड क्लोज पाइप के लिए। तो डेफिनेटली अल्फा ऑप्शन ठीक है, क्योंकि ओपन एंड जो है उसकी फ्रिक्वेंसी क्लोज पाइप के मुकाबले में 2 टाइम्स ज़्यादा होती है, तो ये ऑप्शन ठीक है। आप दोनों रिलेशन सामने रख के देख लें, अब उनको डिवाइड करके देख लें, क्योंकि f बराबर है v ओवर 2L, ये ओपन एंड है, और ये क्लोज है, f बराबर है v ओवर 4L, दोनों को आप डिवाइड कर लें, ये क्लोज है और ये ओपन है और ये क्लोज है, तो आप देख लेंगे कि 2 टाइम फ्रिक्वेंसी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि ये 1/2 से डिवाइड हो रहा है, ये 1/4 आ रहा है, इसमें 1/2 आ रहा है। बहरहाल इसको हमने करीब कई बार क्लास के अंदर भी किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, कहता है विच फिनोमेना कैन बी अप्लाइड टू एस्टिमेट द वेलोसिटी ऑफ स्टार विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। डॉपलर इफेक्ट डेफिनेटली, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट के अंदर जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, उस फार्मूले में हमारे पास f बराबर आएगा, लेट्स से कि v ओवर v प्लस us इंटू f। तो ये us वेलोसिटी ऑफ सोर्स होती है, स्पीड ऑफ सोर्स होती है। क्वेश्चन नंबर 44 में विच फिनोमेना कैन बी अप्लाइड टू एस्टिमेट दी वेलोसिटी ऑफ स्टार। तो डेफिनेटली ये स्पीड ऑफ द स्टार हो जाएगी, तो उसकी स्पीड का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं, ठीक है, जो लाइट इमिट कर रहा होगा स्टार, उसकी स्पीड का अंदाज़ा इस फार्मूले से बखूबी हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 45, द स्पीड ऑफ ए साइनोसाइडल वेव ऑन ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन। तो साइनोसाइडल की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ साइनोसाइडल वेव ऑन स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन, डेफिनेटली साइनोसाइडल वेव भी बनती है, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑप्शन ठीक आएगी,
क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था v इक्वल टू अंडर रूट या 1/2l या n/2l अंडर रूट f ओवर n के। तो अगर आप ये फ्रिक्वेंसी का फार्मूला था और वेलोसिटी का फार्मूला था अंडर रूट f ओवर m के। ये स्पीड ऑफ स्टेशनरी वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग का फार्मूला स्पीड ऑफ वेव का। तो ये टेंशन कहलाती है, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम टेंशन इन द स्ट्रिंग वाली ऑप्शन सही लगाएंगे। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी पूछता तो फिर हम लेंथ को भी कंसिडर कर लेते, लेकिन उसने खाली हमसे स्पीड पूछी है। जी, क्वेश्चन नंबर 45 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। A stationary wave is set up in the air column of closed pipe. At the closed end of the pipe, always node is formed. उसकी रीज़न बेटे ये है कि देखें, आप एक एंड से पाइप को क्लोज कर देंगे। मैंने ये पूरा लेक्चर इस पर रिकॉर्ड किया हुआ है, आपने देखा ही होगा। तो इस साइड पे जो मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने वाइब्रेट करना था, तो उनका एम्पलीट्यूड 0 होता है, इसलिए हम यहाँ पे नोड बना देते हैं जहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होता है। तो यहाँ पे हमेशा नोड शो किया जाता है, यहाँ पे एंटी नोड शो किया जाता है। ये इसके पैटर्न को भी देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए नोड ही हमेशा बनता है क्लोज एंड पे। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 47 है कि व्हेन एन ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, कौन सा केस आ गया? व्हेन एन ऑब्जर्वर इज मूविंग, क्वेश्चन नंबर 47 है। तो ऑब्जर्वर अवे मूव कर रहा है कहाँ से? सोर्स से, विद वेलोसिटी u नॉट फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स, देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो आपको पता है ये सेकंड केस है और इसके अंदर हमें पता है कि वेलोसिटी में डिक्रीज आता है। तो ये फार्मूला आना था ना इसमें, v ओवर v माइनस u नॉट ओवर v इंटू एफ। ये सेकंड केस का फार्मूला लगना था इसमें। तो ये जो स्पीड है इसके अंदर डेफिनेटली डिक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसके जो स्पीड डिक्रीज हुई है वो किस वजह से हुई है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड डिक्रीज हो जाती है जब वेव और ऑब्जर्वर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो स्पीड डिक्रीज हो जाती है, रिलेटिव स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो v माइनस u नॉट आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ट्रांसफर वेव्स कैन नॉट ट्रांसफर। जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है, ट्रांसफर वेव्स कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी ऑन या एनर्जी इन आना चाहिए था ऑप्शन। तो इसमें असल में स्टेटमेंट जो है ना वो इतनी क्लियर नहीं है, स्टेटमेंट इज़ नॉट मच क्लियर। तो मेरे ख्याल में हमें डेल्टा ऑप्शन लगा देनी चाहिए। गौर करें कि ट्रांसफर वेव्स कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी इन सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस। तो ट्रांसफर वेव्स जहाँ से भी मूव करेंगी, पहली तो बात यह है कि सॉलिड और लिक्विड में ट्रांसफर वेव मूव कर सकती हैं, गैसेस में ट्रांसफर वेव मूव नहीं कर सकती, उसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इसका मतलब यहाँ से ये ऑप्शन ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ट्रांसफर वेव्स कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी। अब डिपेंड करता है कि ये जो ट्रांसफर वेव्स हैं ये कौन से मीडियम में पैदा हुई हैं, ये कौन सी ट्रांसफर वेव्स की बात कर रहा है। अगर तो ये लाइट ट्रांसफर वेव्स हैं कि लाइट ट्रांसफर वेव्स कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी, तो डेफिनेटली वो तो तीनों मीडियम्स को ट्रांसफर कर सकती है। ठीक है, लेकिन ये असल में क्वेश्चन की सेंस देखें कि वो लाइट वेव्स की तो बात ही नहीं कर रहा है। यानी अगर आप ट्रांसफर वेव्स की जगह पे लाइट को ऑप्शन रखें कि लाइट वेव्स कैन ट्रांसफर देयर एनर्जी, तो वो तो फिर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सबको ट्रांसफर कर देती हैं। फिर भी हम एक ऑप्शन तो नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो इसलिए इसमें डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 49। द अपेरेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वेव एज द फ्रिक्वेंसी अप्रोचेज as the source approaches the observer with speed v. तो source is moving toward the observer with speed v, तो definitely फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी जब भी रिलेटिव मोशन होती है, एक दूसरे के पास आते हैं ऑब्जर्वर या फिर अपना सोर्स, तो फिर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज ही होती है। डेफिनेटली ये केस 3 बन रहा है। केस 3 में हम देखते हैं कि फ्रिक्वेंसी हमेशा इंक्रीज करती है, डॉपलर इफेक्ट का केस 3 है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 50 है कि इन एन ऑर्गन पाइप इफ वन एंड इज क्लोज देन इट इज प्रूव्ड दैट हार्मोनिक्स रिलीज्ड विल बी। तो इसमें ऑड नंबर्स होंगे, डेफिनेटली हमें पता है कि ये ऑड नंबर्स बनते हैं, तो हार्मोनिक्स बनते हैं, तो इसलिए ऑड नंबर्स ऑप्शन आ जाएगी। तो इसमें सोचने की जरूरत भी नहीं थी, हमारे सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नंबर 51 है, इफ द पार्टिकल्स आर डिस्प्लेस्ड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव देन वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव्स। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो पार्टिकल्स का, यानी ट्रांसवर्स वेव में देखें ना, प्रोपोगेशन अगर इस डायरेक्शन में हो रही है तो पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो दोनों परपेंडिकुलर हुए ना, तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन रही हैं या फिर ट्रांसवर्स वेव बन रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स होती हैं।
तो दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्लू कलर्ड सोर्स इज सीन रेड। ब्लू कलर का सोर्स जो है वो हमें रेड कब दिखाई देता है? तो डेफिनेटली जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से मूव कर रहे होते हैं तो फिर फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होती है, और फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होगी तो हमें ब्लू कलर रेड कलर नजर आएगा, क्योंकि पैटर्न जो है वो फ्रिक्वेंसी का आपको याद नहीं होना चाहिए कि ये भी जो पैटर्न है असल में ये पैटर्न है, ये फ्रिक्वेंसी सबसे हाई है और ये फ्रिक्वेंसी सबसे लो है। तो जब अवे जा रहे होते हैं सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से, तो फिर अगर ब्लू कलर था तो वो आपको रेड दिखाई देगा, अगर वो एक दूसरे के पास आ रहे हों तो फिर जो रेड कलर था वो आपको ब्लू कलर नज़र आता है। तो इस तरह से हम कलर शिफ्टिंग को देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो मूव कर रही है और किस तरफ जा रही है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 53 है जी, द वैल्यू ऑफ गैमा फॉर मोनो एटॉमिक गैस इज वो 1.67 होती है, अगर डाई एटॉमिक होता तो 1.40 ऑप्शन थी, और अगर ट्राई होता तो 1.29 ऑप्शन थी। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन 54 है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वुड बिकम डबल देन इट्स स्पीड एट 10 डिग्री सेल्सियस एट द टेम्परेचर ऑफ। तो ये हमें टेम्परेचर निकालना है। इसमें देखिए बच्चों हमें ना ये रिलेशन यूज़ करना था कि जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, और ये वाला रिलेशन हम बुक में पढ़ते हैं, वी टी ओवर वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टी ओवर अंडर रूट टी नॉट। तो असल में ये रिलेशन जो है किसी भी डाटा के लिए फिट होता है जिसमें हमें नॉन पैरामीटर और अननोन पैरामीटर, नॉन पैरामीटर को आप नॉट से लिख लेते हैं और अननोन पैरामीटर को आप खाली टी और टी से लिख लेते हैं। तो हमें डेफिनेटली ये टेम्परेचर निकालना है अंडर रूट टी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा वी टी ओवर वी नॉट इंटू अंडर रूट टी नॉट। ये गिवन टेम्परेचर था ना, ये पैरामीटर्स गिवन पैरामीटर्स होते हैं जो हमें दिए हुए हैं। तो अननोन पैरामीटर हमें टी था, हाई टेम्परेचर हमने निकालना था। ठीक है, तो उसने बोला कि वेलोसिटी विल बिकम डबल, यानी वी टी की जो वैल्यू है वो जो गिवन वैल्यू थी 10 डिग्री सेल्सियस पे, ये 10 डिग्री से डबल होगी, यानी हम इसको लिखेंगे 2v0 ओवर v0, डबल होगी ना उसकी वैल्यू, अंडर रूट टी नॉट इक्वल टू अंडर रूट टी। ये बेटे से कैंसिल कर दें, हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट टी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट टी। दोनों साइडों पे अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू टी नॉट इज इक्वल टू टी। तो टेम्परेचर जो है बेटे ये केल्विन में होना चाहिए, तब ये फार्मूला फिट आता है। तो हमारे पास अगर आप देखते तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था, 10 डिग्री सेल्सियस था, तो इसके अंदर आप 273 ऐड कर देते तो ये 283 केल्विन बन जाता, तो ये टी हमारे पास टी नॉट की वैल्यू आ जाती। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दें 4 इंटू 283, तो 4 इंटू 283 देखें किसके बराबर आ रहा है, ये हमारी ऑप्शन आ जाएगी। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1132 केल्विन आएंगे, 1132 केल्विन। लेकिन फिर हमें दोबारा इसको माइनस में अपना डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो हम इसमें से माइनस कर देते हैं क्या 273, तो 1132 माइनस 273 करें तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी 859 डिग्री सेल्सियस की। तो इसलिए हमने ऑप्शन लगाई है 859 डिग्री सेल्सियस। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, लेकिन हम इसको यूज टू है इससे, क्योंकि बुक के अंदर भी ऐसे प्रॉब्लम दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, द प्रेशर ऑफ गैस इज डबल देन स्पीड ऑफ साउंड। आपको पता है कि प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करती, ये फार्मूला है V इक्वल टू अंडर रूट गैमा टी ओवर रो फार्मूला है। तो प्रेशर अगर डबल करेंगे तो डेंसिटी डबल हो जाती है, जिसकी वजह से स्पीड कांस्टेंट रहती है। ये क्वेश्चन पहले गुजर चुका है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, नॉट इफेक्टेड आ जाएगा, क्वेश्चन 55 का आंसर आ जाएगा नॉट इफेक्टेड। क्वेश्चन 56 देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एल्यूमिनियम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज। तो ये बुक की स्टेटमेंट है, और बुक में जो टेबल बना हुआ है स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम का, टेबल 8.1 पेज नंबर 167 टेक्स्ट बुक पे, तो उसमें एल्यूमिनियम की स्पीड 20 डिग्री सेल्सियस पे जो बताई गई है वो 5100 मीटर पर सेकंड है, यानी बीटा ऑप्शन आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन के तौर पे टेबल को याद रख लें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 57 देखिए बेटे, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज हायर देन इन ऑक्सीजन बाय टाइम्स। तो ये 4 टाइम ज़्यादा होती है। इसका मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से था ये क्वेश्चन। असल में हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, कोई भी वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसके डेंसिटी के। स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो
जी बेटे, वेलोसिटी सॉरी डायरेक्टली लिख दिया है, वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी की, यानी पी ओवर रो हमने रिलेशन पढ़ा हुआ, तो ये 1 ओवर रो नॉट आ जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन है तो ये इस तरह से लिखा जाएगा, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो मैं ज़रा इसको ठीक करके लिख देता हूँ। ये देखें, हम इसको यूँ लिख सकते हैं, वेलोसिटी, हम एक रिलेशन बनाएंगे, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ओवर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोपोर्शनल टू, उसी रिलेशन को सामने रखते हुए, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन ओवर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। अब देखिए डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, मैस के, क्योंकि डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो इसका मतलब वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा, तो डेंसिटी प्रोपोर्शनल आ जाएगी मैस के। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये रिलेशन भी सेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन ओवर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू व्हाट, mass of oxygen over mass of hydrogen। तो अब यहाँ से हमारा काम आसान हो गया कि उसने हमसे सवाल किया है स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन इज हायर दैन, तो स्पीड ऑफ साउंड हम निकाल लेते हैं हाइड्रोजन में, तो ये आ जाएगी स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ साउंड इनटू ऑक्सीजन। तो मैस ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है वो √16 है, मैस ऑफ ऑक्सीजन 16 होगा और मैस ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो 1 होगा। तो इस तरतीब से √16 को 1 करें तो 4 टाइम स्पीड ऑफ हाइड्रोजन विल बी मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ये ऑप्शन इसलिए 2 था। तो इस तरह से बहरहाल हम इसको कर सकते थे। तो स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज हायर देन इन ऑक्सीजन बाय टाइम्स 4 टाइम। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 58 है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इन मीडियम इज एफ एंड वेलोसिटी इज वी, सो इफ फ्रिक्वेंसी in the same medium becomes 4f then velocity will be 1v। तो उसी मीडियम में क्योंकि बात हो रही है ना, तो हमने पीछे आपको बताया था कि मीडियम जब सेम हो जाता है, तो ये चीज़ बहुत गलत थी यहाँ पे, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए था कि जब मीडियम सेम हो जाता है तो मीडियम सेम हो तो स्पीड में कोई फ़र्क नहीं आता, फिर वेलोसिटी सॉरी अपना वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज होती रहती है, लेकिन स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट देखें नंबर 59, if a string is fixed at both ends vibrate in n loops then the wavelength of the wavelength in term of length L of string is given by, तो हमने से जस्ट उसने फार्मूला पूछा हुआ है, तो हमें पता है कि लैम्डा n बराबर होता है 2l ओवर n के, ये रिलेशन हम पढ़ के आए हैं, ड्राइव किया था हमने। तो लैम्डा n बराबर लिख लेंगे 2l ओवर n के, तो ये हमारी ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ से सॉरी उसने हमसे यही पूछा है, 2l ओवर n आ जाएगा, nth ऑर्डर वेवलेंथ है 2l ओवर n। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 60 में, उसमें ये कह रहा है कि स्प्रिंग ऑफ लेंथ l फिक्स्ड एट बोथ एंड्स इज वाइब्रेटिंग इन 2 सेगमेंट्स देन द वेवलेंथ इज, फिर दोबारा ये फार्मूला लग जाएगा ना, स्प्रिंग हमें वेवलेंथ उसने ये देखिए लैम्डा n की जगह पे आप 2 लगा दें, बस n की जगह पे सेकेंड ऑर्डर वेवलेंथ आ जाएगी 2l ओवर 2, तो ये आ जाएगी 2 से कैंसिल कर दें तो l के बराबर आ जाएगी, यानी सेकेंड ऑर्डर वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास बीटा ऑप्शन आ जाएगी, एल के बराबर आ जाएगी, वेवलेंथ विल बी एल। तो आई होप आपने इसको देख लिया है ठीक से। तो हम बेटे इसी तरह से इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर भी अगर मुमकिन हुआ तो बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं या फिर टेस्ट की डिस्कशन है वो रिकॉर्डिंग में शेयर कर देंगे, इससे काफ़ी आपका फ़ायदा होगा, आप बार बार देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखिए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।